दोस्तों यह एक नया मानवा है जो कि रिकॉर्डेड मानवा है। इस नए मानवा की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने बड़े सपने देखते हो, लेकिन तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी होगी, तभी जाकर तुम एक दिन अपने सपनों को पूरा कर पाओगे। और मैंने उसकी बातों पर विश्वास भी कर लिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ी भरा काम था। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है और वह खून की उल्टियाँ कर रहा होता है और कहने लग जाता है कि क्या मैं सचमुच मरने जा रहा हूँ, क्या यही मेरी ज़िंदगी का अंत था। मेरे शरीर पर जो भी चोटें हैं वह साबित है, अगर मैंने ठीक करना भी चाहूँ तो इन्हें ठीक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इन्हें औषधि से ठीक नहीं किया जा सकता। इन्हें सिर्फ अमृत से ठीक किया जा सकता है, जो कि मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। लगता है कि मेरा अंत यहीं पर लिखा है, लेकिन और हम देखते हैं कि वह कुछ कहने ही वाला होता है कि अचानक से वहाँ पर कुछ बंदे आ जाते हैं और ये एक सफ़ेद बाल वाला लड़का और दो लड़कियां होती हैं, जिन्हें देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हे चोई डूयुंग, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिसे देखने के बाद वह बंदा कहता है कि लगता है कि तुम अब हार चुके हो, तुम्हें मेरे मामले में टांग अड़ाने की क्या जरूरत थी, मैं अकेला भी उन सारे मोस्टरों को आसानी के साथ हरा सकता था। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ ज़रूर, तुम तो यह कर ही लेते, ये कितना ज़्यादा मजाकिया है। लगता है कि तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया कि उसकी वजह से तुम मारे भी जा सकते थे। और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि मैंने अपने आप को ग्रो करने के लिए ना जाने कितनी मेहनत की है और अपने आप को जिंदा रखने के लिए ना जाने कितनी स्किल सीखी है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं कुछ भी नहीं कर पाया, सिर्फ कुछ ही लोगों को बचा पाया। और वह कहता है कि है डोयन, तुम्हारे पास अमृत है, मैंने सही कहा ना। जिसे सुनने के बाद वह बंदा कहता है कि हाँ, और हमारा मैन कैरेक्टर कहता है कि इसका मतलब है कि तुम इस अमृत को मेरे ऊपर बिल्कुल भी यूज नहीं करोगे, मैंने सही कहा ना। जिसे सुनने के बाद वह बंदा कहता है कि हाँ, अमृत बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है और यह सिर्फ मेरी जान बचाने के लिए है, और वैसे भी तुम इतने वैल्यूबल इंसान नहीं हो जिसके ऊपर इतना महंगा अमृत यूज किया जाए। तो जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि वैल्यूबल, हाँ तुम सब दुनिया वालों बाहर में जाओ, मुझे तुम्हारी कोई भी फिक्र नहीं है। डिवाइन स्पिरिट है जो कि हेवन की सबसे ज़्यादा हायर बीइंग होती हैं, वे हम इंसानों को तड़पते हुए ज़रूर देख रहे होंगे और इसका मज़ा ले रहे होंगे। यह सब तुम्हारे लिए एक मज़े की तरह है, तुम सब लोग हमको कठपुतली समझते हो और हमें मनोरंजन की तरह इस्तेमाल करते हो। तुम्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि कितने इंसान मारे जाते हैं, यह सब मेरी गलती है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर धीरे धीरे हालत ख़राब हो रही होती है और वह कहने लग जाता है कि बाहर में जाए दुनिया, बाहर में जाए ये डिवाइन स्पिरिट, और बाहर में जाओ तुम लोग। जिसे सुनने के बाद एक लड़की कहती है कि तुम कितने ज़्यादा बदतमीज हो, ज़रा अपनी ज़बान बंद रखो। जिसे सुनने के बाद डुयान कहता है कि तुम्हें कांग युहान की बातों का बुरा मानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी तुम्हें फाइट में कूदने की क्या ज़रूरत थी, तुम तो सिर्फ हमारे लिए इन्फॉर्मेशन का काम करते थे, तुम्हें सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी ही चाहिए थी। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर योयान कहता है कि मैं इन सब चीज़ों से थक चुका था, मैं सिर्फ मरना चाहता था और यही मेरी लिमिट थी। जिसे सुनने के बाद डुयून कहता है कि इन सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तुमने सिर्फ कुछ ही सिविलियंस को बचाया है, तुम्हें क्या लगता है कि इन सब चीज़ों को करने के बाद तुम बहुत ही ज़्यादा महान बन जाओगे। और हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर एक और बंदा आ जाता है, जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि यह तो एक टेलर है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है। यह तो डिवाइन स्पिरिट के कुत्ते होते हैं जो हम इंसानों की आत्माओं को डिवाइन स्पिरिट को बेच देते हैं। इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि हम इंसान मरे या फिर जिए, इन्हें सिर्फ अपनी तरक्की से मतलब होता है। और वह बंदा कहने लग जाता है कि तुमने बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग काम किया, तुमने एक महान काम किया और जिंदा भी रहे। अब तुम्हारे नेक्स्ट ट्रायल का वक्त हो चुका है, तुम्हारा अंत नज़दीक है और तुम अब मरने वाले हो, तुम्हें थोड़ा सा आराम करना होगा। जिसे सुनने के बाद युयान कहता है कि चोई डोयुंग, तुम अपने नन्हे मुन्ने सिपाहियों को यहाँ से लेकर जाओ, मुझे इन सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जिसे सुनने के बाद वह लड़की गुस्सा हो जाती है और हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ कहने लग जाती है। जिसे सुनने के बाद वह लड़का उसे चुप कर देता है और हमारा मेन कैरेक्टर युयान कहता है कि तुम इतना अचानक से सैड क्यों हो रहे हो, क्या तुम मेरे मरने की वजह से दुखी हो, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्या तुम मुझे अपना अमृत देना चाहते हो। जिसे सुनने के बाद वह बंदा वहाँ से जाने लग जाता है। जिसे देखने के बाद युयान कहता है कि गुड बाय, अब तुम यहाँ पर दोबारा कभी भी मत आना। और हम देखते हैं कि अचानक से युयान को दोबारा से खून की उल्टी होना शुरू हो जाती है। जिसे देखने के बाद वह अपने मन में कहता है कि मैं एक प्रोटैगनिस्ट बनने में
फैल रहा। ना तो मैं इस दुनिया को बचा पाया और ना ही अपनी लाइफ को मैं एक मेन कैरेक्टर कभी भी नहीं बन पाया। शायद यही मेरा अंत था, मुझे कभी मेन कैरेक्टर बनना ही नहीं था। मैं सिर्फ एक साइड कैरेक्टर हूँ जो कि अब मरने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि मैं स्वर्ग में ही जाऊँ, लेकिन अगर मुझे दोबारा से एक और चांस मिले तो मैं अपनी लाइफ को सुधारना चाहूँगा। मैं कभी भी पछतावे की ज़िंदगी नहीं जीना चाहूँगा। अगर मैं दोबारा से मौका मिले तो मैं सब कुछ बदलना चाहूँगा। मैं अपने आप को इतना ज़्यादा हायर ले जाना चाहता हूँ कि कोई भी मुझसे आगे ना हो। मैं अपने आप पर गर्व महसूस करना चाहता हूँ। लेकिन अगर मुझे इस लाइफ में दोबारा से एक और मौका मिले तो। और हम देखते हैं कि युयान की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही होती हैं और वह कहने लग जाता है कि अगर मुझे दोबारा से जीने का एक और मौका मिले तो। और हम देखते हैं कि वह पूरी तरीके से मर जाता है। फिर उसके बाद वह उसकी आंखें धीरे धीरे खुल रही होती है और वह कहने लग जाता है कि मैं कहाँ पर हूँ और ये कौन सी जगह है, क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ? नहीं नहीं, ये इम्पॉसिबल है। मेरे ऊपर तो साबित चोटें लगी थी, मेरा दोबारा से जिंदा होना असंभव है, यह नामुमकिन है। मुझे दोबारा से जिंदा कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन हम देखते हैं कि अचानक से उसकी आंखें पूरी तरीके से खुल जाती हैं और वे आसपास के नज़ारे को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि यह क्या है और यहाँ पर चल क्या रहा है। और अचानक से उसे एक आवाज़ आती है कि अब तुम पूरी तरीके से तैयार हो। जिसे सुनने के बाद युयान कहता है कि यह तो एक टेलर है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है? यह बाकी टेलरों से काफ़ी ज़्यादा अलग होते हैं जो कि इंसानियत की मदद करते हैं। और वह बंदा कहने लग जाता है कि मैंने तुम्हें सारी सिचुएशन के बारे में बता दिया है, तुम्हें अपनी अपनी दुनिया में जाकर अपना काम करना है। तुम एक टेलर हो और तुम्हें अपनी स्किल्स को प्रूव करना है। जिसे सुनने के बाद युयान हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि ये आखिरकार क्या बकवास कर रहा है। और वह बंदा कहता है कि अब तुम्हारे जाने का वक्त हो गया है और वह उन्हें नीचे की तरफ फेंक देता है और कहने लग जाता है कि तुम अपने अच्छी तरीके से काम करना। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ ज़मीन की तरफ जा रहा होता है और वह कहने लग जाता है कि क्या वह हमें स्पेस पे भेजकर मारना चाहता है? हम तो अब मरने वाले हैं। लेकिन अचानक से यूहियान का सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और उसके लिए एक स्पेस गोला बना देता है, जिसे देखने के बाद यूहियान कहता है कि अब मैं अच्छी तरीके से सांस ले सकता हूँ। लेकिन आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है, यह क्या चीज़ है? और हम देखते हैं कि उसके अंदर सारी डिटेल लिखी होती है कि हमारा मेन कैरेक्टर एक टेलर बन चुका है जो कि डिवाइन स्पिरिट के लिए काम करेगा। एक टेलर का काम होता है कि अपने लिए एक कंट्रोलर को ढूंढना और उसकी कहानी को लिखना जिससे डिवाइन स्पिरिट खुश हो सके। और उसे यह काम 1 घंटे के अंदर करना होगा, नहीं तो वह मारा जाएगा। जिसे सुनने के बाद युयान हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि क्या सिर्फ 1 घंटा, वह भी इस हालत में? तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी जल्दी किसी कंट्रोलर को ढूंढ पाऊंगा? और अगर मैंने यह मिशन पूरा नहीं किया तो मैं मारा भी जाऊंगा, यह क्या बकवास है? लेकिन अचानक से उसकी नज़र किसी पर जाती है और हम देखते हैं कि यह एक पृथ्वी होती है। जिसे देखने के बाद युयान कहता है कि यह तो पृथ्वी है, लेकिन यह तो सालों पहले खत्म हो गई थी। आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मैं पास्ट में आ चुका हूँ? यह सब नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे नहीं पता कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन मुझे अपने मिशन पर फोकस करना होगा। और वैसे भी अगर मैं पास्ट में आ चुका हूँ तो इसका मतलब है कि पृथ्वी को डिस्ट्रॉय होने में अभी भी बहुत ही ज़्यादा वक्त है और अब तक तो कलेक्टर एक्टिवेट हो भी गए होंगे। और कलेक्टर का मतलब होता है दोस्तों अवेकनर्स, जो सुपर पावर के साथ पैदा होते हैं। और वह बताने लग जाता है कि मेरी पिछली लाइफ में दुनिया के अंत होने से पहले यह पृथ्वी पूरी तरीके से नॉर्मल थी, लेकिन अचानक से यहाँ पर डंजन्स ओपन होने लगे जिनसे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मॉन्स्टर बाहर आने लगे। और इनसे बचने के लिए जन्म हुआ कलेक्टर्स का, जिन्होंने सभी मॉन्स्टरों को धीरे धीरे मारना स्टार्ट कर दिया। और मैं एक टेलर हूँ जिसे कलेक्टर को ढूंढकर उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, लेकिन यह बहुत ही ज़्यादा अजीब है। आखिरकार मैं यह सब कैसे कर सकता हूँ? मैं तो अभी इस रूप में हूँ। कलेक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए एक टेलर की जरूरत होती है ताकि डिवाइन स्पिरिट उनकी कहानी को देखकर उन्हें पॉइंट से देख सके, जिसकी मदद से वे और भी ज़्यादा ताकतवर हो सकते हैं और अपने लिए बहुत सारे वेपन्स खरीद सकते हैं। लेकिन आखिरकार इस रिश्ते को मैं क्या नाम दूँ? इस मिशन को पूरा करना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी चलो देखते हैं कि मुझे कहाँ पर जाना चाहिए। मुझे साउथ कोरिया सोल में जाना चाहिए, यह बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। धतेरे की इस बॉडी के साथ स्किन को प्रेस करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। यह खराब बॉडी, रुको जरा, इसमें तो एक भी फिंगर नहीं है। कम से कम ग्लव्स के अंदर एक तो अंगूठा होता है, लेकिन उसमें तो यह भी नहीं है।
लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि यूयान की बॉडी धीरे धीरे चमकने लग जाती है, जिसे देखकर वह थोड़ा सा हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि कोई उन्हें देख रहा होता है, और हम देखते हैं कि यह वही टेलर होता है जिसने यूयान को पृथ्वी पर भेजा होता है। और वह कहने लग जाता है कि मैंने सभी टेलर्स को उसकी दुनिया में भेज दिया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे टेलर ऐसे हैं जो अपनी सिचुएशन का पता नहीं कर पाए। लेकिन अचानक से उसका ध्यान कहीं पर जाता है, और हम देखते हैं कि उसका ध्यान यूयान पर जाता है, जो कि अपने इंसानी रूप में आ चुका होता है, जिसे देखने के बाद वह हैरान हो जाता है। और यूयान अपने मन में कहने लग जाता है कि मैं इतनी अचानक से चेंज कैसे हो गया। लगता है कि यह सिर्फ मेरी इच्छा की वजह से है, क्योंकि मैं ऐसा चाहता था। और वैसे भी छोड़ो इन सारी बातों को, मुझे सिर्फ अपने मिशन पर फोकस करना है, ताकि मैं अपने मिशन को जल्द से जल्द पूरा कर सकूं। और वह स्क्रीन को दबा देता है और वहां से गायब हो जाता है, और कहने लग जाता है कि मुझे तेजी के साथ अपने मिशन को पूरा करना होगा, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और वह दूसरा टेलर उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है, और वह कहने लग जाता है कि इसका अपीयरेंस तो पूरी तरीके से चेंज हो गया। एक टेलर को चेंज होने में कम से कम बहुत ही ज्यादा हफ्तों का टाइम लगता है, लेकिन इसने तो 3 मिनट के अंदर ही अपने आप को चेंज कर लिया। आखिरकार यह पॉसिबल कैसे हो सकता है? मैंने आज तक ऐसा करते हुए किसी भी टेलर को नहीं देखा है। भला यह कैसे कर सकता है? अब देखते हैं कि यह अपने मिशन को किस तरीके से पूरा करता है। हालांकि यह बोरिंग नहीं होने वाला। फिर इसके बाद हमें साउथ कोरिया सोल सिटी को दिखाया जाता है, जहां पर यूयान आ चुका होता है, और वह कहने लग जाता है कि आखिरकार मैं कौन सी जगह पर आ चुका हूँ। लेकिन अचानक से वह किसी को देखने के बाद थोड़ा सा हैरान हो चुका होता है, और वह कहने लग जाता है कि यह तो दी कलेक्टर एसोसिएट है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है? दुनिया के अंत होते ही यह पूरी तरीके से राख बन चुका था। लेकिन मुझे इन सब चीज़ों से कोई भी लेना देना नहीं है, मुझे इमोशनल होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ अपने कलेक्टर को ढूंढना है। और वह अपने स्क्रीन में देखने लग जाता है और बताने लग जाता है कि जो रेड डॉट हैं उनके कलेक्टर से पूरी तरीके से कॉन्टैक्ट हो चुके हैं, लेकिन जो ब्लू टिक हैं उनके साथ किसी भी टेलर ने अभी तक कॉन्टैक्ट नहीं किया है। इसका मतलब है कि मेरा चांस है उन्हें ढूंढने का, लेकिन मुझे उन्हें जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा, और एक बढ़िया से कलेक्टर को ढूंढना होगा, ताकि मेरी पावर भी इम्प्रूव हो सके। अगर मैंने किसी कलेक्टर के साथ जिसके पास बिल्कुल भी टैलेंट नहीं है उसके साथ साइन कर लिया, तो शायद मैं डिवाइन स्पिरिट की अटेंशन को नहीं पा पाऊंगा, और मेरे पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। मुझे जल्दी से कुछ हाई स्टैंडर्ड कलेक्टर को ढूंढना होगा। लेकिन अचानक से वहां पर एक ऑफिसर आ जाता है, जो हमारे मेन कैरेक्टर यूयान से कहता है कि है तुम कौन हो? क्या तुम कोई कलेक्टर हो? जिसे सुनने के बाद यूयान कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर किसी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, प्लीज मुझे परेशान मत करो। जिसे सुनने के बाद वह सर कहता है कि क्या कहा तुमने? प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर नॉर्मल इंसानों का आना मना है। और वह जैसा ही यूयान को छूता है, यूयान का सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, और उस ऑफिसर को एक जोरदार करंट लग जाता है, जिसकी वजह से वह जमीन पर गिर जाता है और कहने लग जाता है कि कहीं तुम टेलर तो नहीं? जिसे सुनने के बाद यूयान हाँ कहता है, और वह ऑफिसर कहता है मुझे माफ कर देना, मुझे लगा था कि तुम एक इंसान हो। और वह वहां से चला जाता है, जिसे देखने के बाद यूयान अपने मन में कहता है कि लगता है कि यह लोग टेलर से काफी ज्यादा डरते हैं। लगता है कि मैं पास्ट में कुछ समय पहले आ चुका हूँ। लेकिन छोड़ो इन सारी बातों को, मुझे सिर्फ अपने मिशन पर फोकस करना है। और हम देखते हैं कि वे अपने सिस्टम के अंदर सारे इंसानों के डाटा को देख लग जाता है, जहां पर उसके नाम और उम्र को दिखाया जा रहा होता है। जिसे देखने के बाद यूयन कहता है कि यहाँ पर तो नाम और उम्र है, भला मैं इस इंफॉर्मेशन का क्या करूं? इससे तो मेरा कोई भी फायदा नहीं होने वाला। भला मैं इतनी जल्दी अपने कलेक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कैसे कर सकता हूँ? मुझे इसमें काफी ज्यादा वक्त लगने वाला है। लेकिन अचानक से यूयान की नजर किसी पर जाती है, और हम देखते हैं कि वह सभी इंसानों के ऊपर किताबों को देख पा रहा होता है। जिसे देखने के बाद वह थोड़ा सा हैरान हो जाता है, और वह कहने लग जाता है कि क्या ये सभी इंसान इन सभी किताबों को नहीं देख पा रहे हैं? शायद ये मेरे सिस्टम या फिर एबिलिटी की वजह से ऐसा हो सकता है, जिसकी मदद से मैं इन सभी किताबों को देख पा सकता हूँ। मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। लगता है कि मुझे यह कोशिश कर कर देखनी चाहिए। और हम देखते हैं कि वह अपने पास एक किताब को बुलाता है और कहने लग जाता है कि मुझे नहीं लगा था कि यह काम करेगा। और वह उस चांदी की किताब को खोलकर देखने लग जाता है, और अपने मन में कहता है कि मैं तो इस किताब को पढ़ भी पा रहा हूँ,
और वह उस किताब में कुछ देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि रुको जरा, यह तो बहुत ही ज़्यादा ओपी है। इसके पास तो एक कमाल की स्किल है। शायद उसे अभी तक नहीं पता होगा कि उसके पास एक कमाल की एबिलिटी है, लेकिन फिर भी क्या किसी की किताबों को पढ़ना कोई चीटिंग है? मुझे नहीं लगता। यह सिर्फ मेरी पावर है जिसे मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। और वह उस किताब के अंदर पढ़ पा रहा होता है कि इसका नाम संगडुक है और यह 5 साल पहले अवेकनर हुआ। इसके पास वाटर कैनन की पावर है, जिसे देखने के बाद वह कहता है कि यह बुक तो सच में बहुत ही ज़्यादा कमाल की है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि यह मेरे कलेक्टर बनने के लायक है। इसके साथ तो मैं कभी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करने वाला। मुझे और भी ज़्यादा ताकतवर को देखना होगा। क्या मेरे पास भी कोई किताब है? मुझे नहीं लगता कि मैं उसे पढ़ पाऊंगा। जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, यह बिल्कुल वैसा ही है। मैं अपनी किताब को कभी भी नहीं पढ़ पाऊंगा। शायद मैं दूसरों की किताब को ही पढ़ पा सकता हूँ, लेकिन इनका कलर इतना ज़्यादा डिफरेंट क्यों है? और वह उस किताब को खोलकर पढ़ने लग जाता है और अपने मन में कहता है कि इसके पास भी एक कमाल की स्किल है, लेकिन मैंने अभी तक ब्राउन्स और सिल्वर कलर की किताबों को पढ़ा है। इसका मतलब है कि गोल्डन कलर की किताब भी ज़रूर होगी। जिसके पास भी गोल्डन कलर की किताब होगी वह मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान इंसान होगा और उसके साथ ही मुझे कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। लेकिन जब भी मैं इन सब भीड़ में देखता हूँ तो मुझे सिर्फ सिल्वर और ब्राउन रंग की ही किताबें नज़र आ रही हैं। यहाँ पर तो गोल्डन बिल्कुल भी नहीं है और ना ही इनके पास इतना पोटेंशियल होगा कि ये मेरा कलेक्टर बन पाए। जब भी मैं कलेक्टर के बारे में सोच रहा हूँ तो मुझे उसके साथ जल्द से जल्द कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा, नहीं तो मेरा टाइम भी बीत जाएगा। लेकिन इस किताब की एबिलिटी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। अब मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है, मुझे जल्दी करना होगा। मुझे सबसे पहले ब्लू टिक को ढूंढना होगा। वहीं पर मुझे बहुत सारे अवेकनेस मिल जाएंगे और उनके पास बहुत सारा पोटेंशियल होगा। और हम देखते हैं कि वे वहाँ से अपीयर हो जाता है और कहने लग जाता है कि चलो अपनी एबिलिटी की मदद से ट्रांसफ़र हो जाते हैं। फिर इसके बाद हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर युयान की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है और वह कहने लग जाता है कि मैंने कितने ज़्यादा कलेक्टर को ढूंढा, लेकिन एक भी ऐसा बंदा नहीं था जिसके साथ मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर पाता। उनमें कोई भी ताकत और एबिलिटी का नहीं था। और जैसे ही वह टाइम किताब देखता है कहने लग जाता है कि मेरा टाइम तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ दौड़ रहा है। मुझे जल्द से जल्द गोल्डन कलर की किताब को ढूंढना होगा, क्योंकि इसके पास ही एक खास एबिलिटी होगी। अगर मेरे पास टेलीपोर्ट की पावर होती तो मैं जल्द से जल्द उसे ढूंढ पाता। और वह थोड़ा सा हैरान हो जाता है, कहने लग जाता है कि रुको जरा। और वह एक लड़की से पूछता है कि जरा मेरी बात सुनो, आज कौन सा साल है? जिसे सुनने के बाद वह लड़की उसका साल बता देती है और हमारा मेन कैरेक्टर भी उसे शुक्रिया कह देता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि अभी भी पृथ्वी को तबाह होने में लगभग 5 साल बाकी है। मुझे एक ऐसे कलेक्टर को ढूंढना होगा जो इसी साल के अंदर फेमस हुआ था, यानी कि कम से कम 6 महीनों के अंदर अपने आप को ताकतवर बना पाया था। मुझे ज़रूर से ज़रूर कोई याद आ जाएगा। और वह कहने लग जाता है कि हाँ, मुझे 3 लोगों के नाम याद आ गए जो इसी साल के अंदर फेमस हुए थे, जिनमें से एक सेन बेंग संग था जिसके पास एक कमाल की ताकत थी, और दूसरा फ्लेम नाइट था जिसका नाम वॉन इन बॉम था, और तीसरा सोड एम्पर कांग हेरिम थी। मुझे ये सभी लोग मिल गए, लेकिन बेंग संग तो अपनी आइडेंटिटी को बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट रखता है। अगर मैंने उससे ढूंढना भी चाहा तो उसे ढूंढना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है और उसके लिए मुझे बहुत सारा टाइम भी लग सकता है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है। और दूसरा वाला तो यूएसए में है और वहाँ तक टेलीपोर्ट होना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अगर वहाँ पर मैं टेलीपोर्ट हो भी गया तो उसे ढूंढने के लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा वक्त लग जाएगा। अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, मुझे कांग हेरिम को ढूंढना होगा जो कि 3 स्ट्रॉन्गेस्ट में से एक है। मैंने उसका इंटरव्यू देखा था, उसने कहा था कि वह अवेकन होने से पहले अपने करियर की शुरुआत कर रही होगी। इसका मतलब है कि वह अभी तक अपने घर या अपने हॉस्टल में होगी। और हम देखते हैं कि वह अपने सिस्टम से टेलीपोर्ट का बटन दबा देता है और वहां से गायब भी हो जाता है और एक जगह पर पहुंच जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि यह कौन सी जगह है? यह तो एक डोर में है। भला यहाँ पर कांग हेरिम क्या ही कर रही होगी? लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि हेरिम वहाँ पर अपना सूप नूडल खा रही होती है, जिसे देखने के बाद योयान कहता है कि मिस कांग हेरिम, जिसे सुनने के बाद वह पीछे मुड़कर देखती है और योयान को देखने के बाद वह बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे घुसे? जल्दी से यहाँ से बाहर निकलो, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूँगी। हेलो, क्या तुम मेरी बात को सुन भी पा रहे हो? हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर योयान उसकी एबिलिटी को देखता है और उसके पास गोल्डन
कलर की किताब होती है, जिसे देखने के बाद वह कहता है कि आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। और वह उससे कहने लग जाता है कि क्या तुम ही कलेक्टर हेरिम हो, जिसे सुनने के बाद हेरिम कहती है कि हाँ, और तुम, जिसे सुनने के बाद यूजान कहता है कि मैं एक सेलेस्टियल टेरर हूँ जिसे अर्थ पर भेजा गया है और मेरा नाम कांग यूयान है। और वो उससे कहने लग जाता है कि मैं आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता हूँ। और जिसे सुनने के बाद वह लड़की हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि क्या सच में से? और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ बिल्कुल। और वह खुश होते हुए कहने लग जाती है कि क्या सच में तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हो? जिसे सुनने के बाद यूयान हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि क्या मैंने सही इंसान को ही चुना है? और वह कहने लग जाता है कि हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे साथ ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता हूँ मिस हैरिन। और वह अपने मन में कहता है कि यह कैसी भी दिखती है, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और हेरिम कहने लग जाती है कि लेकिन मेरी एबिलिटी तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, मैं फाइट नहीं कर पाती। जिसे सुनने के बाद योयान कहता है कि कौन है वह ख़राब आदमी जिसने तुमसे यह नॉनसेंस बातें कही हैं? ऐसा नहीं है। जिसे सुनने के बाद हेरिन कहने लग जाती है कि मेरे आसपास के लोग सब मुझसे यही बातें कहते हैं, इसलिए मैंने कलेक्टर बनने का सपना छोड़ दिया। अब मैं सिर्फ सिविल सर्वेंट के टेस्ट देने की तैयारी कर रही हूँ। जिसे सुनने के बाद यूजान अपने मन में कहता है कि शायद ये अपने टैलेंट को अभी तक नहीं जानती, जिसकी वजह से आज ये इस हालत में और इस जगह पर रहती है। और वह उससे कहने लग जाता है कि सारे सभी लोग तुमसे बेकार की बातें करते हैं, तुम्हारे पास तो एक ग्रेट एबिलिटी है और मैं एक टेलर हूँ और तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता हूँ। तुम एक कमाल की पर्सन हो जिसे मैं पसंद करता हूँ, और इसके अलावा डिवाइन स्पिरिट भी तुम्हारी कहानी को देखना चाहती है। जिसे सुनने के बाद हेरिन कहती है कि लेकिन फिर भी। जिसे सुनने के बाद योयान कहता है कि लेकिन वेकिन कुछ नहीं, ये सब यूजलेस बातें हैं। मैं तुम्हारे पोटेंशियल को बढ़ाने में तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हें सिर्फ इस पर साइन करना है। मुझे तुम जैसे कलेक्टर की ज़रूरत है और मुझे लगता है कि यह तुम्हारे लिए काफ़ी रहेगा। और हम देखते हैं कि वह लड़की उस पर साइन करने लग जाती है और कहती है कि रुको ज़रा, मेरा पेन कहाँ पर गया? और हमारा मेन कैरेक्टर उसे जल्दी जल्दी पेन दे देता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि जल्दी करो, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और हम देखते हैं कि हेरिन साइन कर देती है और कहने लग जाती है कि ये ख़त्म हो चुका है। और हम देखते हैं कि उसके ख़त्म होते ही 2 सेकंड बचे होती हैं और उसे कॉन्ग्रेचुलेसन का मैसेज आ जाता है और कहने लग जाता है कि तुम्हारा पहला मिशन कामयाब रहा और इसके लिए तुम्हें रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। जिसे सुनने के बाद योयान अपने मन में कहता है कि वाह, अभी लगभग मैं मरने ही वाला था कि बच गया, अब मुझे अपनी लाइफ में कभी भी पछतावा नहीं होगा। और वह हेरिम से कहने लग जाता है कि मिस हेरिम, मुझे आपके साथ काम कर कर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। जिसे सुनने के बाद हेरिम कहती है कि हाँ, आप भी मेरा ध्यान रखना। और योयान अपने मन में कहने लग जाता है कि मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि मैं एक टेलर बनूंगा, लेकिन अब बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सोर्ड एम्पर कांग हेरिम, जो कि एक नेक दिल इंसान है, और मैंने इसके बारे में अफवाह सुनी है कि ये एक अमीर फैमिली से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन जैसा मैं देख रहा हूँ वह काफ़ी ज़्यादा अलग है। और हम देखते हैं कि वह हेरिम की किताब को अपने पास बुला लेता है और उसे खोल कर देख लग जाता है और उसे देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि वाह, यह क्या है? इसके पास तो 3 कमाल की एबिलिटी है, यह तो एक मेन कैरेक्टर से कम नहीं है। और ज़रा देखो, इसके पास तो बहुत ही ज़्यादा कमाल की एबिलिटी है, इसकी तीनों के तीनों एबिलिटी हायर लेवल की है। हालांकि यह सिर्फ एक ही एबिलिटी को अवेकन कर पाई है, अभी सिर्फ 2 एबिलिटी बाकी हैं। अगर ये दोनों एबिलिटी को अवेकन कर ले तो यह कितनी ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी। और वह कहने लग जाता है कि मिस हेरिम। जिसे सुनने के बाद वह कहती है कि यस मिस्टर टेलर। जिसे सुनने के बाद योयान कहता है कि तुम मुझे टेलर मत कहो, योयान कहो, और मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि। जिसे सुनने के बाद हेरिम कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ, अब मुझसे कहना चाहेंगे कि मेरी एबिलिटी सच में बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, मैं इसके बारे में जानती हूँ। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर योयान हैरान हो जाता है। और वैसे भी मेरे ट्रेनिंग मास्टर ने कहा था कि तुम अपने टैलेंट के बारे में किसी को भी मत बताना। जिसे सुनने के बाद योयान गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि हम तो कॉन्ट्रैक्टर रिलेशनशिप में है, भला तुम ऐसा कैसा कर सकती हो? जिसे सुनने के बाद हेरिम कहती है कि मेरे टैलेंट का नाम गियरो एरा स्वॉर्ड मास्टर है, ये काफ़ी ज़्यादा अजीब नाम है, मैंने सही कहा ना, तुम इस पर हंस सकते हो। जिसे सुनने के बाद योयान गुस्सा हो जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि यह लड़की अपने आप को बहुत ही ज़्यादा गिरा हुआ कैरेक्टर समझती है, हालांकि यह बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, शायद लोगों ने इसे ऐसा बनाया है। और वह कहने लग जाता है कि तुम शायद अपने टैलेंट के बारे में जानना चाहते होगी, मैंने सही कहा ना? जिसे सुनने के बाद हेरिम कहती है कि हाँ, लेकिन लोगों ने कहा था कि
मेरा टैलेंट बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, ये सचमुच एम्बैरेसिंग होगा। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर योयान परेशान हो जाता है और कहने लग जाता है कि ये क्या बकवास कर रही है। और वह लड़की कहने लग जाती है कि आप मेरे टैलेंट को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए ना, आप अपने कॉन्ट्रैक्ट वापस ले सकते हैं और इस जगह से जा सकते हैं, मुझे माफ़ कर देना। जिसे सुनने के बाद योयान कहता है कि तुमसे किसने कहा था कि मैं डिसअपॉइंट हो चुका हूँ। जिसे सुनने के बाद हीरोइन खुश हो जाती है और कहने लग जाती है कि क्या तुमने सच कहा। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ बिल्कुल। और वह उस सिस्टम में कुछ देखने लग जाता है और उसके पास से कुछ इनवाइट आया हुआ होता है। और वह कहने लग जाता है कि मिस हेरिम, मुझे कुछ सेकंड देना, मुझे कहीं पर जाना है। जिसे सुनने के बाद हेरिम कहती है कि लेकिन कहाँ पर, वह भी इतनी जल्दी, तुम कहाँ पर जाओगे और कब तक वापस आओगे। जिसे सुनने के बाद योयान कहता है कि मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं जल्दी ही वापस आ जाऊँगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। लेकिन उससे पहले तुम कौन सा इक्विपमेंट यूज करती हो, मुझे उसके बारे में जानना है मिस हेरिम। जिसे सुनने के बाद हेरिम कहती है कि मैं एक शील्ड यूज करती हूँ। और योयान कहता है कि क्या तुम इस वेपन का ज़्यादातर यूज करती हो। जिसे सुनने के बाद हेरिम कहती है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरा टैलेंट इसी की वजह से है और मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, जिसकी वजह से मैं शील्ड का यूज कर पाती हूँ और वह भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से। जिसे सुनने के बाद योयान कहता है कि और इसके अलावा तुम कौन सा वेपन यूज करती हो ट्रेनिंग में। जिसे सुनने के बाद हेरिम कहती है कि हाँ मैं स्पार का यूज करती हूँ और वे काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है और सेफ भी होता है, ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा वेपन है। जिसे सुनने के बाद योयान गुस्सा हो जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि एक सोर्ड एम्परर ने सोर्ड के अलावा सारे वेपन को यूज किया है, बस सोर्ड को ही यूज नहीं किया। और वह कहने लग जाता है कि ये लो अपनी शील्ड और इसे अपनी तलवार में बदल लो, और जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तुम एक खाली सी जगह ढूंढो और वहीं पर अपनी तलवारबाजी की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। जिसे सुनने के बाद हेरिम कहती है कि लेकिन मैं किस तरह से। जिसे सुनने के बाद योयान कहता है कि तुम्हें यह करना ही होगा, तुमने कहा था कि तुम्हारे टैलेंट का नाम ग्योरा एरा स्वॉर्ड मास्टर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। अच्छा तो मैं यहाँ से चलता हूँ, तुम अपनी प्रैक्टिस जरूर करना। और वह वहाँ से चला जाता है। जिसे देखने के बाद हेरिम मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तब तक योयान वहाँ से जा चुका होता है। फिर इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि वे खाली मैदान में आ चुकी होती है और हेरिम कहने लग जाती है कि जैसा कि मुझसे उसने कहा था मैंने इसे एक्सचेंज कर लिया है, लेकिन मुझे स्वॉर्ड चलाना बिल्कुल भी नहीं आता। आखिरकार इसे कैसे चलाया जाता है, क्या सिर्फ मुझे तलवार को हवा में ही घुमाना है। और वह उसे हवा में घुमाने लग जाती है और अपने मन में कहने लग जाती है कि योयान तुम बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ हो, तुम्हें तलवारबाजी के बारे में कुछ भी नहीं पता। और जैसे उसे हवा में घुमाती है वह थोड़ा सा अजीब महसूस कर रही होती है और कहने लग जाती है कि ये किस तरह की फीलिंग है, मैंने आज तक इस तरह की फीलिंग को कभी भी महसूस नहीं किया, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी फीलिंग है और मुझे इसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और हम देखते हैं कि जैसे जैसे वह उसे घुमा रही होती है उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा होता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर योयान वहाँ पर पहुँच चुका होता है और कहने लग जाता है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे कुछ ज़्यादा ही देर लग गई, ज़रा देखो तुम कैसे कर रही हो। और हम देखते हैं कि जैसे उस हेरिम को देखता है वह थोड़ा सा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि मैंने इसके बारे में कभी भी नहीं सोचा था कि मेरे यहाँ आने से पहले ही हेरिम इतना ज़्यादा अच्छा तलवार चलाना सीख जाएगी। शायद इसी वजह से इसे सोर्ड एम्परर कहा जाता है, यह बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। और हम देखते हैं कि हेरिम का ध्यान भी योयान की तरफ चला जाता है, जिसे देखकर वह थोड़ी सी हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि टेलर योयान आप यहाँ पर कब आए, मैंने आपको देखा नहीं। जिसे सुनने के बाद योयान कहता है कि मैं बस यहाँ पर अभी ही पहुँचा हूँ, मैं बस तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए चुप रहा। जिसे सुनने के बाद हेरिम थोड़ा सा खुश हो जाती है और कहने लग जाती है कि कहाँ मैं इतना अच्छा कर पाती हूँ, और थोड़ी सी शर्मा रही होती है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर अपना सिस्टम देख रहा होता है और वह कहने लग जाता है कि शायद मेरा प्रमोशन होने वाला है। जिसे सुनने के बाद हेरिम कहती है कि मिस्टर टेलर आखिरकार क्या हुआ। जिसे सुनने के बाद योयान कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे अपनी लाइब्रेरी को बनाना होगा। जिसे सुनने के बाद हेरिम कहती है कि लाइब्रेरी, क्या आपकी अभी तक लाइब्रेरी नहीं है। जिसे सुनने के बाद योयान कहता है कि मैं अभी एक नया टेलर हूँ, जिसकी वजह से अभी तक मेरी लाइब्रेरी नहीं है। जिसे सुनने के बाद हेरिम कहती है कि मुझे लगा था कि आप एक्सपर्ट है और आपने कई सालों से प्रैक्टिस की हुई
है, आपको देखने से ऐसा ही लगता है। जिसे सुनने के बाद योयान कहता है कि तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मुझे अपनी लाइब्रेरी का नाम रखना होगा। और वह लाइब्रेरी की लिस्ट को देख लग जाता है जहाँ पर बहुत सारी लाइब्रेरी के नाम होते हैं, और वह कहने लग जाता है कि यहाँ पर तो बहुत सारी लाइब्रेरी के नाम है, क्या मुझे इस तरीके के नाम को रखने की ज़रूरत है ताकि मेरा ध्यान सबकी ओर आकर्षित कर सकूं। फिर इसके बाद हमें हेरिम जैसे एक और कलेक्टर को दिखाया जाता है जिसकी लाइव स्ट्रीम चल रही होती है, और बाकी के ट्रेलर उसे कमेंट में कुछ कह रहे होते हैं, और हमारा मेन कैरेक्टर उसे देखकर बाद थोड़ा सा हैरान हो रहा होता है, और वह बंदा कहने लग जाता है कि मैंने एक घटिया ट्रेलर को चुना जिसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर योयान अपने मन में कहता है कि शायद इसी रीजन की वजह से तुम्हें एक ताकतवर कलेक्टर को चुनना चाहिए था। मैं लाइब्रेरी के नाम को बाद में लिखूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ छोटा मोटा नाम लिख लेता हूँ। हैरी मेरी बात सुनो, क्या तुम तलवार को हवा में चलाने के लिए तैयार हो? जिसे सुनने के बाद हैरी हाँ कहती है, और हम देखते हैं कि वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं और एक जगह पर पहुँच जाते हैं, और योजान कहता है कि ये एक अलग ही जगह है। इस जगह को कहानी और अफवाहों से मिलकर बनाया गया है। एक तरह से ये एक इमेजिनेशन वर्ल्ड है, और ज़्यादातर यूएस टेलर्स ने अपने कलेक्टर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और उनकी स्टोरी को बनाया और डिवाइन स्पिरिट को दिखा दिया, जो कि डिवाइन स्पिरिट को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। अब हमारी बारी है, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, आखिरकार हमारी कहानी को किस तरीके से दिखाना चाहिए जिसकी वजह से हमारी कहानी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगे? जिसे सुनने के बाद यानी कहती है कि हमें अपने मेन कैरेक्टर की लाइफ को अच्छी तरीके से दिखाना चाहिए। जिसे सुनने के बाद जोयान कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन हमें अपनी कहानी को कुछ और तरीके से दिखाना होगा ताकि हम डिवाइन स्पिरिट को खुश कर सकें, क्योंकि डिवाइन स्पिरिट को अलग अलग कहानियाँ बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, और वह उसके बदले में हमें बहुत सारे पॉइंट्स देती हैं जिसकी मदद से हम ग्रो कर सकते हैं और अपने लिए बहुत सारे वेपन्स को भी खरीद सकते हैं। हमें यह करना ही होगा। हेरिन, अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें दिखाना होगा कि तुम्हारे अंदर कितनी ज़्यादा ताकत है। और वे एक गुफा के अंदर आ जाते हैं, और योजान कहता है कि ये एक पहाड़ी की खदानें हैं जिसके अंदर मॉन्स्टर रहते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा डरावनी भी हैं। और यही हमारे मेन कैरेक्टर की लाइब्रेरी होती है, जो अपनी लाइब्रेरी को चालू कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारे डिवाइन स्पिरिट के मैसेज आने लग जाते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर योहान कहता है कि आपका स्वागत है मेरी लाइब्रेरी में, और मैं इस लाइब्रेरी का ऑनर हूँ। मेरा नाम कांग योयान है। और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि यह मेरे लिए सबसे परफेक्ट जगह है, इसकी मदद से मैं डिवाइन स्पिरिट की अटेंशन को पा सकता हूँ। और हम देखते हैं कि हेरिन इस जगह पर आकर बहुत ही ज़्यादा डर रही होती है, और योयान उससे कहता है कि खेल अब शुरू होने वाला है। मैं ऑब्जर्वर रूम में जा रहा हूँ, वहीं से तुम पर छुप कर नज़र रखूँगा, और डिवाइन स्पिरिट का ध्यान भी तुम पर ही रहेगा। तुम यहाँ पर अकेली रहोगी और तुम्हें अकेले ही मॉन्स्टरों से फाइट करना होगा। जिसे सुनने के बाद हेरिम डर जाती है और कहने लग जाती है कि क्या कहा अकेले? जिसे सुनने के बाद योजान कहता है कि तुम डरो मत, ये सब ठीक है, तुम उन्हें आसानी के साथ मार सकती हो, तुम्हें सिर्फ अपनी तलवार को हवा में घुमाना है और उन मॉन्स्टरों को मारना है। लेकिन अचानक से वहाँ पर मॉन्स्टर आ जाता है, जिसे देखने के बाद हेरिम डर जाती है, और हमारा मेन कैरेक्टर योजान उससे कहता है कि मिस हेरिम, तुम्हें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम बस अपने आप पर भरोसा रखो, तुम इसे मार सकती हो। जिसे सुनने के बाद हेरिम कहती है कि आपको मुझसे यह सब कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत ही ज़्यादा डरी हुई हूँ, मैं सचमुच बहुत ही ज़्यादा डरी हुई हूँ। और दोस्तों, इसी के साथ ही हमारा यह चैप्टर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, आपको यह नया मानवा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।